अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट से पहले हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने एस्टिमेट कॉस्ट पढ़ा था, टाइमलाइन पढ़ा था, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंपनी से प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ा था। आज जो टॉपिक हमारा है वो है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। बेसिकली जो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में दो बातों का डिस्कशन हुआ है, मतलब डिस्कस हुआ है। सबसे पहले जो डिस्कस हुआ है वो है असेसमेंट, कि आपने के प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उस चीज़ को आपने इसको असेस करना है, अंदाज़ा लगाना। और सेकंड जो आपका टॉपिक आता है कि वो जो रिस्क आपका आया है, ठीक है ना, उस रिस्क को आपने मैनेज भी करना है। ठीक है, कि रिस्क असेसमेंट में दो चीज़ों का जिक्र किया गया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक आपके असेसमेंट कौन कौन से रिस्क हैं उसे आपने चेक करने में अंदाज़ा लगाने कि हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये वाले रिस्क आ सकते हैं। दूसरा जो इसमें देखना है वो ये देखना है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो जो रिस्क आए हैं उस चीज़ को आप मैनेज किस तरह से करोगे, ये वाला रिस्क आप लोगों ने इसके अंदर देखना है। रीडिंग की तरफ अगर मूव करें तो इसमें जो रीडिंग की गई वो ये है कि रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रिशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, कि ये बहुत ही क्रिटिकल पहलू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का। क्योंकि आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, या आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इस वजह से ये बहुत ही क्रिशियल एस्पेक्ट्स है आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर ये बात बोली गई है कि दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस। आपने इसके अंदर अपने पोटेंशियल रिस्क में कि जो आने वाले जो खतरात लाक आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो सकते हैं, लाइक डेट कि आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप बना रहे हो मार्केटिंग में उसकी डिमांड क्या है, ये वाला आपको आने वाले कल में हर पोटेंशियल रिस्क है ना आपका। सेकंड पॉइंट आपका ये बन सकता है कि आपको उसके रिसोर्स एंड चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। आप लोगों के जो डेवलपर्स हैं आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, कि मतलब ये ना हो कि आपके डेवलपर्स को किसी दूसरी कंपनी में किसी हर जॉब से मिले और वो आप उनके प्रोजेक्ट्स को लीविंग करके जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्पेक्ट कर सकती हैं, ये ऐसे रिस्क आप आ सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपने जब ये रिस्क जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपने उसे क्या करना है, एनालाइज लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट दिस रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम। मीन कि आपने ना सिर्फ उस रिस्क को निकाला, मतलब आइडेंटिफाई निकाले कि हाँ जी ये वाले रिसोर्स की कमी आ सकती है, डेवलपर्स की कमी आ सकती है, मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, ऑपरेशनल इसको कोई ना कोई आ सकता है। तो ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई तो कर ली। अब इस आइडेंटिफाइज को आपने एनालाइज भी करना है, क्योंकि जो आपका एनालिसिस है वो आपके आइडेंटिफाइज के ऊपर डिपेंड थोड़ा सा करता है, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को जब निकालोगे देन ही आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो ना। तो इट्स मीन कि जो आपका एनालाइज है तो वो थोड़ा सा आपका डिपेंड करता है आपका एनालाइज के ऊपर। ठीक है, जब आपने उसे एनालाइज कर लिया, तजिया कर लिया, स्टडी आउट कर लिया, तो फिर आप उस चीज़ को कंट्रोल भी करो, मैनेज भी करो। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक यही है, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। आपने इसे असेस किया है, अब उस चीज़ को मैनेज भी करें। अब रिस्क असेसमेंट मैंने पहले बोला है कि मैंने इसे पहले बोल रहे थे कि जो रिस्क असेसमेंट है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड की गई है। एक तो आप रिस्क को असेस करो, ठीक है, और दूसरा उस रिस्क को कंट्रोल करो, मैनेज करो। और यही रिस्क मैनेजमेंट में इस पैराग्राफ में यही बात की है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आइडेंटिफाई करो अपने पोटेंशियल रिस्क को जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप तजिया करो, स्टडी आउट करो कि ये किस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज कर रहे हैं, या मतलब टोटली उसे स्टडी आउट उसका तजिया कर लेना है कि हाँ जी ये आया तो किस तरह से है, ये आने वाले कल में आपको ये किस तरह से इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। और जब आपने उसे एनालाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसका जो दूसरा स्टेप होगा वो आपका कंट्रोल करना, मतलब अपने रिस्क को मैनेज करना, कंट्रोल करना कि किस तरह से जो आपके रिस्क आ सकते हैं, कि आपके रिस्क हैं, ठीक है, उस चीज़ को अपने किस तरह से मैनेज करते हैं। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप ये है, रिस्क इन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है, आइडेंटिफाई रिस्क में क्या है कि लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क डेटा कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट्स, कि आप एक लिस्ट तैयार कर लें जो आपके प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, आपकी पोटेंशियल जो भी आपके रिस्क आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ सकते हैं।
दिस कुड बी टेक्निकल रिस्क, ठीक है ना। ये क्या आ सकते हैं कि आपके सबसे पहले है क्योंकि टेक्निकल रिस्क सच एज टेक्नोलॉजी चेंज, तो हो सकते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हो वो किसी और टेक्नोलॉजीज के कारण, लेकिन मार्केटिंग के अंदर इससे ज़्यादा लेटेस्ट यूज़ हो रही है। अब फॉर एग्जांपल पहले जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी, मतलब लोग करते थे, जो ज़्यादातर लोगों का होना था वो जावा था, C++ था, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मार्केटिंग में आजकल जो थी वो AI, पाइथन लैंग्वेज, इस तरह से वो क्या कहते हैं, लोग ये लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है ना। मतलब आप जो एक्सपर्टीज आप जिसमें थी वो यही थी कि आप जावा C++ इस तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मार्केट में जो आपकी डिमांड आ गई है, आइडेंटिफाई आपने जो किया है वो था पाइथन लैंग्वेज, ठीक है ना। पाइथन लैंग्वेज ज़्यादातर लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपका टेक्नोलॉजी चेंज आने की वजह ये भी आपका रिस्क हो सकता है कि आपकी जो टेक्निकल ये आपका मेन टेक्नोलॉजी चेंज आपका ये आ सकता है। ऑपरेशनली रिस्क लाइक रिसोर्स शॉर्टेज, एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केटिंग फ्लक्टिशंस। अब ऑपरेशनल रिस्क में यही कई तरह के रिस्क ऑपरेशनल रिस्क आ सकते हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं, लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज कम हो सकते हैं। अब एक प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि सिस्टम आ सकते हैं, आपका नेटवर्क आ सकते हैं, मेमोरीज हार्ड डिस्क आ सकती है, इस तरह से आपके ये हो सकते हैं। डेवलपर भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी आपका रिसोर्सेज है आपके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केटिंग फ्लक्टेशंस, वही बात पहले कि आपका जो आपको अपनी मार्केटिंग की डिमांड पता होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप बना रहे हो आपको हाउ ना होना चाहिए कि जब वो आप बनाकर मार्केटिंग के अंदर लेकर आओगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, ठीक है ना। लोग उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई आपने पहले करना चाहिए कि आपके रिस्क ये भी आ सकता है कि मैं मार्केटिंग के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स की कितनी डिमांड है इसमें। एनालाइज रिस्क में ये बात है कि अवेलुएट लाइकलीहुड ईच इज अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियली इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स, मतलब आपने जितनी भी मैंने पहले बोला तो जो एनालाइज रिस्क है ये थोड़ा डिपेंड करते हैं आपके आइडेंटिफाई रिस्क के ऊपर। मीन के जब आप इसको निकालोगे देन ही उसके ऊपर आप तज्जिया करोगे, एनालाइज में तज्जिया करना, स्टडी आउट करना, तो ये थोड़ा सा एनालाइज रिस्क है, ये आपका थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके आइडेंटिफाई रिस्क के अंदर, कि जब आपने अपने रिस्क निकाल लिए, आपने निकाल लिया कि हमें रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, आपने निकाल लिया है कि आपके डेवलपर्स की कमी, मार्केटिंग डिमांड आपको पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज आपको पता होना चाहिए कि हम मार्केटिंग के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आप किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये चीज़ जब आप निकालोगे फिर आप उसके ऊपर स्टडी आउट करोगे, ठीक है ना, मतलब आप उसे एनालाइज करोगे जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होंगे। फिर जो आपका टॉपिक है वो आपका बनता है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन का मतलब होता है कि वो जब आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर रही होती हैं उस चीज़ को आपने कम कर देना, मतलब मिटिगेशन मीन किसी चीज़ के अंदर कमी लेकर आना, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने कुछ ऐसी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, मतलब उसके ऊपर अप्लाई करनी है जो आपके रिस्क को क्या कर सके, कम से कम कर सकें, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रा रीडिंग की तरफ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोले फॉर ईच सिग्निफिकेंट रिस्क डेवलप अ प्लान टू रिड्यूस लाइकलीहुड और मिनिमाइज इम्पैक्ट्स, कि आपने कैसा प्लान डेवलप कर लेना, तैयार कर लेने हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितने भी इम्पैक्ट्स होंगे, जितने भी रिस्क होंगे उस चीज़ को वो रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, मतलब वही है ना कि मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, मतलब ऐसी ऐसी अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स, आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके रिस्क को कम कर सके, ये चीज़ यहाँ पे बयान कर दी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग की तरफ, अगर हम आगे में चलते हैं मजीद, दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बुफरिंग द स्केड्यूलिंग सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज एंड कंडक्ट एडिशनल मीटिंग, ठीक है ना, कंडक्ट एडिशनल मीटिंग। अब मीन के अब एडिंग बुफरिंग स्केड्यूलिंग सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, आप जो तो बुफरिंग रिसोर्स मीन कि आप थोड़ा सा उसका टाइमलाइन आपको थोड़ा सा ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आपका ब्रेकअप सिलेबस ही कर लें कि आप स्टडी आउट कर रहे हो और आपने अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो
आपको डिसाइड कर ले कि हाँ जी ये जो सिलेबस है ये मैंने इतने लेक्चर्स के अंदर या इतनी बुक को फॉर एग्जांपल 10 हिस्सों में डिवाइड करके, लेकिन उसके अलावा आपने 5 एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिए ताकि हो सकता है कि हमें मज़ीद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उस चीज़ से हम 5 मैनेज कर सकें। ठीक है, तो ये एडिंग बुफरिंग आप उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें। ये चीज़ बैकअप और बुफरिंग का मतलब आप यूँ कह लें कि सोर्सेज बैकअप सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज में कि आपके पास एडिशनली रिसोर्सेज आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर आपके रिसोर्सेज शॉर्टेज हो सकते हैं या आपके पास किसी सिस्टम की कमी आ सकती है, डेवलपर्स की कमी आ सकती है, तो एडिशनल आपके पास इसके रिसोर्सेज मौजूद होंगे ताकि आपके इस चीज़ को आप जो भी आपके रिस्क आएंगे उस चीज़ को आप मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब उसे रिड्यूस करने की आप कोशिश कर सकें। और कंडक्ट एडिशनल टेस्टिंग यही है कि आप उसे चेक मीटिंग करेंगे, अच्छे से मीटिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू रिस्क के जो भी होगी उसे चेक एंड बैलेंस कर रिव्यू करें ताकि आपके रिस्क को मज़ीद कम किया जा सके। इसके बाद जो टॉपिक आपका आ जाता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मॉनिटर एंड इसमें भी 2 पॉइंट्स का जिक्र किए गए हैं, मॉनिटर एंड रिव्यू। पहले तो मॉनिटर मीन कि आप डेली बेस पे या कंटिन्यूसली ये चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए बस डेट्स ओके, नो। उस रिस्क निकालने के बाद भी आप उसे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंटिन्यूसली चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटर करें कि हाँ जी अब नया रिस्क कौन सकता है या टुडे में मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये आप उसे मॉनिटर करते रहें साथ साथ। ठीक है, एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी कि अब जो आपने रिव्यू तो कर लिया, मतलब आपने मॉनिटर तो कर लिया, अब उस चीज़ को जो भी आपका मौजूदा रिस्क होगा अब आप उसे रिव्यू करें और ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत के हामिल हों और बहुत कम मतलब वैल्यूज़ में या कम कॉस्ट में आपके वो स्ट्रेटजीज अप्लाई हो सके। देन आप इस रिस्क असेसमेंट मॉनिटर एंड रिव्यू आप इजीली कर सकते हैं। दोबारा थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू कर देते हैं। रिस्क असेसमेंट अमेंडमेंट क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट अमेंडमेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका हिस्सा डिवाइडेड है रिस्क असेस करना, मतलब अपने खतरात को निकालना जो आपके प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट करे, और दूसरा उस चीज़ को क्या करना, मैनेज करना, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करना। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर ये 2 चीज़ों का इसमें डिस्कस किया गया। वो सबसे पहले ये है कि आपने अपने इसको आइडेंटिफाई करना कि आपको कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं और फिर उसके ऊपर एनालाइज करना है कि आपकी उसके ऊपर स्टडी आउट करना है कि किस तरह से वो रिस्क आए हैं या जो भी टोटली अपने से स्टडी आउट करना। अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर भी यही बात है, डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की मीन कि आपने ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी जो आपके रिस्क को कम कर सके। ठीक है ना, मतलब आप प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आप में यही होता है कि आप उस प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करते हो, रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। तो वो आपको एडिंग बुफरिंग हो सकता है, मतलब आप उसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर सकते हो। आप उसके लिए एडिशनली बैकअप सोर्सेज रखे होते होंगे या उसमें एडिशनली टेस्टिंग कर रहे होंगे, मीटिंग कर रहे होंगे, तो इस तरह से आप उस चीज़ को कंट्रोल आउट कर सकते हो। मॉनिटर एंड रिव्यू के आप डेली बेस पे कंटिन्यूसली चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटर करें और देन आप उसे रिव्यू करते रहें कि हाँ जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब अगर वो प्रॉब्लम्स आपको मौजूद है भी, मतलब जो प्रेजेंट हालत में आपके पास, वो रिव्यू आप करोगे फिर आप उसे एडजस्ट करने की कोशिश करनी होगी कि ये जो स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई की वो आपकी किस सूरत हाल के ऊपर एडजस्ट हो सकती है, आपकी हो जाएगा रिस्क असेसमेंट है। नेक्स्ट जो वो हमारी बात आती है वो होती है एग्जीक्यूशंस की। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली आपने क्या कर लिया, आपने कंप्रिहेंसिव प्लानिंग कर ली, ठीक है, आपने उसका ड्यूरेशन सेट कर लिया, आपने अपना बजट देख ली, ठीक, फिर आपने उसके अंदर अपने जो भी रिस्क आ सकते हैं या आप जो ड्यूरिंग आप डेवलपिंग आ सकते हैं वो आपने देख ली। अब क्या करना है, अब सारा काम तो हो गया है, अब जो आपका काम है वो यही है एक्चुअली वर्क डेवलपमेंट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आपने हर एक चीज़ तो देख ली, अब आपने क्या करना है उसे डेवलप करना है, उसको तैयार करना है। ठीक है, अब तैयारी में क्या होंगे, आप उसको डिज़ाइन करेंगे, उसे कोड करेंगे, उसे बिल्ड करेंगे, उसे डेवलप करेंगे। ठीक है ना, ये सारा काम आप उसके अंदर एग्जीक्यूशंस के अंदर करेंगे। मीन क्या, हर चीज़ पहले से तो आपने रेडी कर ली है, अब उसके अंदर एक्चुअली वर्क आपने करना है। रीडिंग की तरफ अगर मूव करें, ठीक है, तो ये है दिस इज़ फेस विच एक्चुअली डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। वही बात एक्चुअली आपने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने ये बोला हुआ है द टीम राइट कोड, क्रिएट डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान्स
इट रिक्वायर टीम वर्क कोऑर्डिनेशन रेगुलरली अपडेट टू स्टे ऑन ट्रैक्स। कि आपने एग्जीक्यूशन मैंने पहले बोल दिया कि आपने एक्चुअली वर्क करना है। अब उसके बाद क्या बोले कि आप इसके अंदर डिज़ाइन करें, कोड करें और उसे बिल्ड करें, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये ना हो कि आप जो प्लान करी है उसकी वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो जितने भी हमने स्टेप्स किए वो इसका उसका मेन मकसद क्या था, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसे प्लान करो, उसे बजट सेट करो, उसका ड्यूरेशन सेट करो, उसके रिस्क निकालो, ठीक है। अब यही चीज़ करें कि जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है कि रिक्वायर्ड टीम वर्क क्या है, वो टीमें कोऑर्डिनेट आपस में किस तरह से हैं, ठीक है, और रेगुलरली अपडेट टू स्टे ऑन ट्रैक, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही ट्रैक रहें। ऐसा ना हो कि वो आगे मूव ऑन हो जाएं या अपने सॉफ्टवेयर से आगे पीछे उसका ट्रैक हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अपने कोऑर्डिनेशन में रखना है, टीम वर्क को अपने आपस में मिला जुला रखना है, ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली वर्क कर सके, रन कर सके। अब बात करते हैं हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली हम इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस करते हैं टेस्ट करके। क्वालिटी एश्योरेंस में बेसिकली एक टीम होती है जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को चेक करती है, QA सिंपल अल्फाज में बोला जाता है, SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की मीन जो आपके प्रोजेक्ट्स आपने तैयार किए हैं उस चीज़ को चेक करेगी, इस वजह से कि वो आपके सॉफ्टवेयर्स को इस वजह से टेस्ट करेगी ताकि वो श्योर कर सके इसके अंदर जो काम आपने करना है वो है भी, ठीक है। ना सिर्फ वो चेक करेगी, इवन कि वो आपके स्टैंडर्ड्स आपकी क्वालिटी को भी सेट करेगी, आपके काम को सही तरीके से लेकर आएगी कि ये वर्क करेक्टली कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्वालिटी एश्योरेंस होती है, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैंने बता दी कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वो टेस्ट करते हैं, वो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो स्टेक होल्डर्स को, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो आपके स्टेक होल्डर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होंगे उनको फीडबैक भी देते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर ये चेंजिंग आ सकती हैं, और आपके प्रोजेक्ट प्रोग्रेस आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनाने के लिए वो इस तरह से आपको फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस में थोड़ी सी बात आ जाती है। रीडिंग की तरफ मूव करें। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर डेटा प्रोजेक्ट्स मीट अ सेट स्टैंडर्ड्स एंड वर्क करेक्टली। वही बात कि ये आपके प्रोजेक्ट्स ये इंश्योर करवाते हैं कि जो आपका काम प्रॉपर हो रहा है और आपके स्टैंडर्ड्स को, आपकी क्वालिटी, आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़ को, स्टैंडर्ड्स को सेट भी करते हैं। अब इसके अलावा इसमें बोला इट इन्वॉल्व मेथड सच एज टेस्टिंग, रिव्यू कोड, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। वही बात कि मैंने पहले बोल दिया था कि ये ना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करता है, चेक करता है, काम को उसके चेक करता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, इवन ये उसकी रिव्यू भी लेते हैं, उसका फीडबैक भी देते हैं, उसे टेस्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं एंड रेगुलर चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ताकि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स अच्छे से सक्सेसफुली वर्क कर सकें, ठीक है। ये था हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, एग्जीक्यूशंस एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हमें ये वाली प्रॉब्लम या इस चीज़ की समझ नहीं, ताकि उस चीज़ को मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।